नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, चौधरी बंसीलाल की कहानी में कई बार कई दोस्तों ने कमेंट करके संजय गांधी का जिक्र किया है। कई दोस्तों को यह जानने में बहुत दिलचस्पी है कि संजय गांधी और चौधरी बंसीलाल के संबंध कैसे थे, संजय गांधी की निजी जिंदगी कैसी थी और इंदिरा गांधी की राजनीति को संजय गांधी कैसे प्रभावित किया करते थे। कई सारों ने इसको जो दोस्त हैं इसको लेके कमेंट किए हैं। और इन सारे सवालों की शुरुआत दोस्तों अगर संजय गांधी और चौधरी बंसीलाल के संबंधों से की जाए तो आप इसको नदी पर बने एक पुल से समझ सकते हैं। दोस्तों, नदी के दो किनारों की ये विडंबना होती है कि वो कभी मिल नहीं सकते, लेकिन जब दोनों पर एक ब्रिज बना दिया जाता है तो ये किनारे ना चाहते हुए भी मिल जाते हैं। चौधरी बंसीलाल भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी के बीच एक ब्रिज का काम करते थे हमेशा। संजय गांधी चौधरी बंसीलाल के टाइम फ्रेम में जो नतीजे देने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड था, साफ और स्पष्ट सीधी बातें करने का उनका जो जरिया था, उसको संजय गांधी बहुत पसंद करते थे और देश को बदलने की उनको बहुत जल्दी थी। और एक तरीके से वो सुपर प्रधानमंत्री थे, लेकिन इंदिरा गांधी से जब तब उनका बिगाड़ होता रहता था और माँ बेटे के जो संबंध थे बहुत तनावग्रस्त रहते थे। और जब भी उन दोनों में आपस में ठनती थी तो चौधरी बंसीलाल उन विवादों को सुलझाने का काम किया करते थे। ब्रिज वाला काम था। और ये इतिहास की बात है कि दोस्तों वीपी सिंह को संजय गांधी कैबिनेट मिनिस्टर बनाना चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी को वीपी सिंह बिल्कुल पसंद नहीं थे। आखिर में संजय गांधी ने चौधरी बंसीलाल को सहारा लिया। उन्होंने चौधरी बंसीलाल को बुलाकर कहा कि आपसे एक काम है और आप अब मेरी मां से वीपी सिंह को मंत्री बनवा दें, उनको बोलकर। और इंदिरा गांधी ने चौधरी बंसीलाल को यह छूट दे रखी थी कि वो जब चाहे प्रधानमंत्री आवास पर आ सकते हैं। हालांकि वो जीवन भर समय मांगकर ही जाते थे, क्योंकि उनका कहना था कि प्रधानमंत्री का समय खराब नहीं होना चाहिए। और एक बार तो इंदिरा जी ने कहा भी था कि समय खराब करने वाले तो दूसरे नेता होते हैं बंसीलाल जी, आप तो केवल काम की बातें करते हैं, इसलिए कभी भी आ जाया करें। लेकिन इसके बावजूद बंसीलाल जी ने आदत डेवलप कर रखी थी, और इसको दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी हैसियत वो कभी नहीं भूले। वो हमेशा समय लेकर ही इंदिरा जी से मिलने जाते थे। संजय गांधी ने चौधरी बंसीलाल को जब वीपी सिंह को कैबिनेट मंत्री बनवाने के लिए कहा तो चौधरी बंसीलाल को पता था कि यह काम बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, इंदिरा जी नहीं मानेंगी। उन्होंने संजय गांधी को भी कहा कि संजय जी ये काम बहुत मुश्किल है। तब संजय गांधी जी ने कहा कि बंसीलाल जी, मुश्किल काम है तभी तो आपको ये जिम्मेदारी देनी पड़ रही है। इसके बाद चौधरी बंसीलाल इंदिरा गांधी से मिले और कहा कि मैडम, पहली बार जिंदगी में एक काम कह रहा हूं, अगर आप हां कहेंगी तो ही बताऊंगा। इंदिरा जी के आश्वासन पर इंदिरा जी ने जब हाँ भरी तो चौधरी बंसीलाल ने कहा कि वीपी सिंह को आप अपने मंत्रिमंडल में ले लें। लाइट मूड से एकदम इंदिरा गांधी जी का चेहरा हार्ड हो गया और उन्होंने कहा कि क्या संजय ने आपको ये बोला है? तो बंसीलाल जी ने कहा, बिल्कुल ये सच है कि संजय जी ने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा है, लेकिन मैं उनको हाँ भराया हूं, इसलिए आपसे हाँ भरवाई है। इसके बाद इंदिरा गांधी जी ने ना बंसीलाल जी की पूरी तरीके से मानी और ना संजय गांधी की मानी, लेकिन एक रास्ता बीच का निकाला गया कि वीपी सिंह को फाइनेंस जो मंत्रालय है, कॉमर्स मंत्रालय जो है, उसमें निचले रैंक का डिप्टी मिनिस्टर बना दिया। लेकिन वीपी सिंह के अपने हुनर थे और वो इस पद पर पहुंचने के बाद उनका जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी खुला। भविष्य में वो देश के प्रधानमंत्री भी बने और उसी इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी को बोफोर्स घोटाले में बदनाम करके बने। और राजनीति की यह कड़वी सच्चाई है दोस्तों कि कोई किसी का यहां सगा नहीं होता है। वक्त और हालात तय करते हैं कि कौन साथ देगा और कौन कब्र खोदेगा। चौधरी बंसीलाल को भी जब उन्होंने हवीपा बनाने का फैसला किया तो जनता पार्टी के साथ वो समझौता करना चाहते थे। वीपी सिंह से मिलकर उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी, और ये वही वीपी सिंह थे जो कभी चौधरी बंसीलाल की बदौलत मंत्री बने थे, लेकिन आज वीपी सिंह से वो समझौता करने गए थे।
चौधरी बंसीलाल को इमरजेंसी के बाद जब पार्टी से निकाला गया तो संजय गांधी को भी पार्टी से निकाला गया था, लेकिन उनके पास कोई पद नहीं था, इसलिए उस पर कभी चर्चा ही नहीं होती है। मारुति के हरियाणा आने की एक कहानी है दोस्तों, एक वीडियो में हम काफी जिक्र भी इस बात का कर चुके हैं। मारुति अगर हरियाणा में आ पाई तो वो चौधरी बंसीलाल और संजय गांधी के आपसी संबंधों का एक बड़ी वजह थी। नहीं तो संजय गांधी को जमीन देने के लिए सब तैयार थे उस समय, राजस्थान, गुजरात, हर जगह से जमीन के उनके पास ऑफर थे, लेकिन संजय गांधी चौधरी बंसीलाल को अपना फादर फिगर ही मानते थे। और मारुति को संजय गांधी हरियाणा में इसलिए लेकर गए क्योंकि चौधरी बंसीलाल ऐसा चाहते थे। और बताते हैं कि अपनी मां से नाराज संजय गांधी कई बार प्रधानमंत्री कार्यालय से महत्वपूर्ण फाइलें तक उठाकर अपने साथ ले जाते थे, और चौधरी बंसीलाल जब दोनों में ब्रिज का काम करते थे, फाइलें वापस दिलवाते थे, संजय का काम होता था। इस तरह की चौधरी बंसीलाल की प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच थी। और वैसे दोस्तों, राजनीति में संजय गांधी के नाम की इतनी कहानियां हैं कि आप सुनते जाएं और मैं सुनाता जाऊं तब भी खत्म नहीं होंगी। उस दौर के पत्रकारों ने अपने अपने हिसाब से उन कहानियों को किताबों में संजोया है, चाहे कुलदीप नैयर जी हों या विनोद मेहता जी हों, रशीद किदवई हों, पत्रकार लुइस सिमंस हों, सबने संजय गांधी के दौर की बातों को अपनी किताबों में दर्ज किया है। और सच्चाई ये है दोस्तों कि संजय गांधी जब तक जिए, लाइमलाइट में रहे। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के दो बेटों में से छोटे बेटे संजय का जन्म 14 दिसंबर 1946 को हुआ था। माँ और भाई राजीव गांधी के साथ संजय के रिश्तों को लेकर मीडिया में बहुत कुछ कहा जा चुका है दोस्तों, और संजय के बारे में कुछ बातों पर अधिकतर लोग सहमत हैं। एक बात तो यह है कि वो आप कुछ भी अपने दिल में नहीं रखते थे, जो मन में होता था कह देने में विश्वास करते थे। वक्त के बड़े पाबंद थे संजय गांधी, एक बार जो कुछ ठान लेते थे किसी के लाख समझाने पर भी नहीं सुनते थे। संजय गांधी को करीब से देखने वाले उन्हें वक्त का बड़ा पाबंद बताया करते थे। द संजय स्टोरी एक किताब है दोस्तों विनोद मेहता की। उसमें विनोद मेहता जी ने लिखा है कि एक अकबर रोड पर सुबह 8 बजे संजय गांधी का दिन शुरू होता था और अधिकारी संजय को अपनी डेली रिपोर्ट देते थे और ऑर्डर ले जाते थे। संजय की सरकार में कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन ज्यादातर लोग उनको सर कहते थे। और कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने बीबीसी से एक बार बातचीत में बताया था कि संजय वक्त के इतने पाबंद थे कि आप उनको देखकर अपनी घड़ी मिला सकते थे, इस तरह का उनका समय को प्रति जुनून था। और दोस्तों, संजय गांधी जो पत्नी है मेनका गांधी, उनकी जिंदगी को लेकर भी बहुत कहानियां हैं, और उनके बीच आम जो जोड़े हैं उनकी तरह उनकी भी खटपट हो जाती थी। और बताते हैं कि एक बार तो संजय से मेनका इतनी आग बबूला हो गई कि शादी की अंगूठी निकालकर उनकी ओर फेंक दी थी। रशीद किदवई जी की एक किताब है 24 अकबर रोड, इसमें इस किस्से का जिक्र किया गया है कि किदवई के अनुसार मेनका की इस हरकत से इंदिरा गांधी जी बहुत नाराज हुई थी। कमला नेहरू जी से मिली थी जो उनकी माँ थी, और ये अंगूठी जो है वो सोनिया गांधी उस समय मौजूद थी, उन्होंने उठा ली थी और कहा था कि ये मैं प्रियंका के लिए संभाल लूंगी। जब इंदिरा ने आपातकाल की घोषणा की और पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित पत्रकार लुइस सिमंस उस वक्त दिल्ली के में वाशिंगटन पोस्ट के संवाददाता थे, और सिमंस को 5 घंटों के भीतर देश छोड़ने को कहा गया था। बैंकॉक के होटल में बैठकर उन्होंने एक रिपोर्ट फाइल की थी दोस्तों, जो बाद में जंगल में आग की तरह फैल गई थी। उन्होंने दावा किया था कि इमरजेंसी की घोषणा के कुछ दिन पहले ही एक डिनर पार्टी में संजय गांधी ने सबके सामने इंदिरा गांधी को 6 तमाचे मारे थे। सिमंस ने पार्टी में मौजूद 2 लोगों के हवाले से यह दावा किया था। यह खबर इतनी तेजी से फैली कि विदेशी मीडिया ने भी चटकारे लगा लगा कर इस खबर को छापा था। इंदिरा गांधी की सरकार में संजय गांधी की तूती बोला करती थी दोस्तों, और आपातकाल के वक्त देश ने जो दौर देखा उसमें संजय गांधी को फिर जो खलनायक बनाया गया, उस खलनायक में जो उनके जो अच्छे काम भी थे वो भी छिप गए दोस्तों। प्री सेंसरशिप लागू हुई, फिल्मों की समीक्षा के बाद मंजूरी इमरजेंसी में मिलती थी। एक फिल्म थी किस्सा कुर्सी का, 1975 में ये रिलीज होनी थी, लेकिन इसको रोक दिया गया। आपत्तियां गिनाई गई, आपातकाल में फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। जनता पार्टी की जब बाद में सरकार बनी तो संजय गांधी पर फिल्म के मूल प्रिंट को जला देने का आरोप लगा। शाह कमीशन ने संजय गांधी को भी दोषी पाया था।
गुलजार की एक फिल्म थी आंधी, उसको भी बैन किया गया था। किशोर कुमार के गाने थे, ऑल इंडिया रेडियो पर बैन करा दिए गए थे। संजय गांधी को कारों और विमानों का भी बहुत बड़ा शौक था दोस्तों, उसकी भी बहुत सारी कहानियां हैं। और कॉलेज छोड़कर रोल्स रॉयस के साथ इंटर्नशिप करने वाले संजय जब लौट कर आए तो वो भारतीय माहौल के हिसाब से एक कार बनाना चाहते थे। दिल्ली के गुलाबी बाग के एक वर्कशॉप में एक कार भी तैयार की गई, और जब उनकी मां से इस बारे में बात हुई तो उन्होंने भी हाँ जता दी और एक सरकारी कंपनी बनाई गई। और इस तरीके से जून 1971 में मारुति मोटर्स लिमिटेड अस्तित्व में आई। इसको जमीन देने के लिए राज्यों में होड़ लगी हुई थी, लेकिन बाजी मारी चौधरी बंसीलाल ने, वो इसको हरियाणा ले आए। संजय और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। विनोद मेहता ने एक किताब लिखी है द संजय स्टोरी, उसमें लिखा है कि जब इमरजेंसी लगी और उसके बाद इंदिरा सत्ता से बाहर हो गई, जनता पार्टी की सरकार ने प्रोजेक्ट बंद कर उसकी जांच बिठा दी। इंदिरा 1980 में सत्ता में लौटी, लेकिन कुछ महीने बाद ही संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। इसके बाद 3 साल लगे दोस्तों, और दिसंबर 1983 में मारुति 800 लॉन्च हुई थी। और जो उस दौर के लोग हैं, 83 में मेरा जन्म हुआ था, तो आप जानते होंगे कि 83 में मारुति का कैसा जलवा था, और संजय का जो सपना है उनकी मौत के बाद पूरा हुआ था। राजनीति में इतनी कहानियां हैं दोस्तों, मैंने कहा था इसी वीडियो में कि मैं सुनाता जाऊं और आप सुनते जाएं तब भी खत्म नहीं होगी। तो राजनीति का जो भारतीय राजनीति का जो चरित्र है दोस्तों, वो बहुत अलग है। इसमें बहुत कहानियां हैं, और ये कहानियां वक्त के साथ मेरे से जितनी बन पाएंगी, जितनी सुना पाऊंगा, मैं सुनाता रहूंगा। 3 बजे मुलाकात होती रहेगी। कुछ दोस्तों ने कमेंट किए थे, इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो भी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप इस दौर की बातें जानते हो तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। 1983 की जो मारुति है दोस्तों, आप में से किसी ने पहली बार देखी थी तो आपको कैसा लगा था, या आपने कब देखी थी, आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।